नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, हॉर्मुज खोलने के लिए हर जाने की शर्त रखी। ईरान पर हिंसा भड़काने की साजिश, ट्रंप बोले ईरान में विद्रोह के लिए भेजी बंदूकें। ट्रंप का 1.5 ट्रिलियन बजट, डेमोक्रेट्स ने फेरा पानी, बजट पर भड़के अमेरिकी सांसद। हाइफा में ईरानी मिसाइल का कहर, 7 मंजिला इमारत जमींदोज, मलबे में दबे लोग। हेमंता की पत्नी पर कांग्रेस का आरोप, 3 देशों के पासपोर्ट, हेमंता करेंगे मानहानि केस। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की नरक बना देने वाली धमकी का कड़ा जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तभी खुलेगा जब जंग में हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मेहंदी तबातबाई ने कहा है कि ट्रंप की गालियों भरी भाषा उनकी हताशा और गुस्से को दिखाती है। ईरान का मानना है कि ट्रंप का अल्टीमेटम केवल दबाव बनाने की एक कोशिश है और वे बिना हर जाने के पीछे हटने वाले नहीं। हालांकि इस भारी तनाव के बीच पर्दे के पीछे से सुलह की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि ओमान पिछले 2 हफ्तों से ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। ओमान के सूत्रों का कहना है कि वो एक ऐसा सेफ पैसेज प्रोटोकॉल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। असल में ये बातचीत ही अब आखिरी उम्मीद बची है जो इस भीषण युद्ध को और बड़े विनाश की तरफ जाने से रोक सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक का आखिरी अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने हॉर्मुज न खोलने पर ईरान को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक बेहद आक्रामक और अजीब भाषा में पोस्ट करते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रास्ता नहीं खुला तो ईरान नरक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार का दिन ईरान के लिए पावर प्लांट और ब्रिज डे साबित होगा, यानी वो बिजली घर और पुलों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने अजीब भाषा में साफ कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो वहां सब कुछ उड़ा देंगे। हालांकि बिजली घर और पानी की सप्लाई जैसी नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से युद्ध अपराध माना जाता है, लेकिन ट्रंप इन सब की परवाह किए बिना लगातार कह रहे हैं कि ईरान के लिए समय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को मानसिक रूप से असंतुलित बताते हुए उनके ईरान विरोधी पोस्ट की कड़ी आलोचना की। सैंडर्स ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए कहा कि ट्रंप के बयान किसी खतरनाक और दिमागी तौर पर बीमार व्यक्ति की बड़बड़ाहट जैसे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन ईस्टर जैसे पवित्र दिन पर भी राष्ट्रपति ऐसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। सैंडर्स का मानना है कि ट्रंप की ये बयानबाजी देश को और भी बड़ी तबाही की तरफ ले जा रही है। उन्होंने अमेरिकी संसद से अपील की है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है और उसे तुरंत दखल देना चाहिए। सैंडर्स ने साफ शब्दों में मांग की है कि इस विनाशकारी जंग को अब हर हाल में खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया है कि अमेरिका ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को हथियार बांटे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान के भीतर भारी तादाद में बंदूकें पहुंचाई। ट्रंप का मानना है कि हथियारों का मकसद ईरानी जनता को सड़कों पर उतारना और वहां की सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन खड़ा करना था। हालांकि उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि शायद कुर्द लड़ाकों ने वो हथियार खुद अपने पास रख लिए और प्रदर्शनकारियों तक पूरी खेप नहीं पहुंची। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने ट्रंप को सीधे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी जिद अमेरिका को एक जीते जागते नरक की तरफ धकेल रही है। कलीबाफ ने कहा कि ट्रंप के लापरवाह कदम न केवल अमेरिका बल्कि पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप असल में इजरायली पीएम नेतन्याहू के इशारों पर नाच रहे हैं और इसी वजह से ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कलीबाफ का यह बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है। ट्रंप के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट का अमेरिकी सांसदों ने कड़ा विरोध किया। ट्रंप सरकार ने युद्ध के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट की मांग की है, लेकिन अपनी ही संसद में इस पर घमासान शुरू हो गया है। व्हाइट हाउस ने साल 2027 के लिए करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर के बजट की मांग रखी, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज करने की धमकी दे रहे हैं, उसे देखकर विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद काफी डरे हुए हैं। हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने तो डूब कहा कि सेना के पास पहले से ही जरूरत से ज्यादा पैसा है
और अब जनता की कमाई को इस तरह लुटाना ठीक नहीं है। वहीं सीनेटर टिम केन का कहना है वो इस भारी भरकम बढ़ोतरी का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मौजूदा नेतृत्व की काबिलियत पर ही भरोसा नहीं है। सांसद एडम स्मिथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस जंग को जारी रखना एक बड़ी गलती है और उसके लिए कर्ज लेने के लिए बजाय टैक्स बढ़ाकर पैसा जुटाना चाहिए। विपक्षी नेताओं को डर है कि इस बजट को मंजूरी देने का मतलब होगा ईरान के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध पर अपनी मुहर लगा देना। अमेरिकी सांसद रोक खन्ना ने ट्रंप को अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा में नाकाम बताते हुए तुरंत युद्ध विराम की मांग की। सांसद रोक खन्ना ने राष्ट्रपति ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो ईरान में तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह फेल साबित हुए। रोक खन्ना ने कहा कि ट्रंप की बयानबाजी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और वो सिर्फ खोखली धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के उस विवादित पोस्ट का जिक्र किया जिसमें राष्ट्रपति ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य न खोलने पर युद्ध अपराध करने तक की बात कही थी। खन्ना का कहना है कि एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत में अमेरिकी सैनिक लगातार ईरानी हमलों की जद में हैं। उन्होंने साफ शब्दों में मांग की है कि इस विनाशकारी जंग को अब तुरंत रोक देना चाहिए और अमेरिका, इजराइल और ईरान को बमबारी बंद कर बातचीत की मेज पर आना चाहिए। ईरान में क्रैश हुए विमान के अमेरिकी पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विमान क्रैश होने के बाद से ही पायलट की तलाश में एडी चोटी का जोर लगा दिया गया था। अब धीरे धीरे इस बात के खुलासे हो रहे हैं कि कैसे अमेरिकी सैनिक खतरनाक ईरानी सरजमी में दाखिल हुए और अपने साथी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए। पाकिस्तान और मिस्र अब अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशें को तेज कर रहे हैं। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक ये दोनों देश इस वक्त वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संदेश पहुंचाने का एक अहम रास्ता बन गए हैं। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ का रास्ता खोलने के लिए मंगलवार रात तक का आखिरी समय दिया है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे सुलह की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। ट्रंप ने खुद खुलासा किया है कि उनके खास दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर इस वक्त ईरान के साथ सीधे बातचीत की मेज पर हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची से फोन पर लंबी चर्चा की। डार ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान इस तनाव को कम करने के हर मुमकिन प्रयास के साथ खड़ा है। ईरान से दागी गई एक मिसाइल ने उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर में एक रिहायशी इमारत को सीधा निशाना बनाया, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि हमला सीधे तौर पर ईरान की ओर से किया गया था। इस हमले में अब तक 9 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जिनमें से कुछ मलबे और कांच के टुकड़ों की चपेट में आने से जख्मी हुए हैं। भारत ने 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदना शुरू किया है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की तलवार लटक रही है। सरकार ने शनिवार को खुद ये बात कबूल की है कि उसने ईरान से तेल और एलएनजी की खेप मंगाई है, जो चाबहार पोर्ट के भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। हालांकि इस व्यापार के सामने अमेरिकी पाबंदियों की डेडलाइन एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी है, क्योंकि रूसी तेल पर भारत को मिली छूट अब खत्म हो रही है। इतना ही नहीं, ईरान के तेल पर मिली छूट भी 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगी और चाबहार पोर्ट के लिए मिला समय भी 26 अप्रैल तक ही है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इस पूरे मामले पर अमेरिका और अन्य देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि इन पाबंदियों से रास्ता निकाला जा सके। भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग को देखते हुए वॉशिंगटन इन छूटों को आगे बढ़ाने पर विचार जरूर करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और अरब देशों के साथ पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की है, जिसमें पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात और दोनों देशों के रिश्तों पर गहराई से चर्चा हुई। रविवार को हुई इस बातचीत की जानकारी खुद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि उन्हें अराक्ची का फोन आया था और दोनों के बीच वर्तमान स्थिति को लेकर विस्तार से बात हुई। जयशंकर ने इससे पहले कतर के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री से भी फोन पर बात की थी। इन सभी नेताओं के बीच मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि जारी संघर्ष का ग्लोबल एनर्जी यानी तेल और गैस की सप्लाई पर क्या बुरा असर पड़ रहा है। भारत के लिए ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में उसने 7 साल बाद फिर से ईरान से तेल खरीदना शुरू किया है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण के लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बड़ा दांव चला। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को असली ताकत देने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के हक पर फैसला होगा। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि माताओं और बहनों का ये हक पिछले 40 सालों से अटका हुआ था, जिसे अब उनकी सरकार कानून बनाकर पूरा कर रही है।
कांग्रेस ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने का गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी के पास संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ और मिस्र के पासपोर्ट हैं। खेड़ा ने सवाल उठाया कि जो मुख्यमंत्री अपनी पूरी राजनीति मुस्लिमों के विरोध पर करते हैं, उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीएम की पत्नी की अमेरिका और यूएई में ऐसी संपत्तियां हैं जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने इन्हें पूरी तरह झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि वो और उनकी पत्नी अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि का केस दर्ज करेंगे। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर चुनावी घमासान के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। सोमवार शाम तक पर्चा भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग मैदान में उतरे असली योद्धाओं की फाइनल लिस्ट तैयार करेगा। रविवार दोपहर तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक करीब 3,430 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें कई उम्मीदवारों ने एक से ज्यादा पर्चे भरे हैं। नामांकन खत्म होने के अगले ही दिन यानी 7 अप्रैल को इन सभी कागजों की बारीकी से जांच की जाएगी और अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसके पास 9 अप्रैल तक का समय होगा। इसके बाद शुरू होगा असली चुनावी दंगल, जिसके लिए 23 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.